उस गांव में जमींदार मनोहर के पास पिता पुत्र प्रसाद और रमेश उनके घर पे नौकर के तौर पे काम करते थे। घर के परिसर के अंदर ही प्रसाद जलाओ लकड़ी काट रहे थे और कुएं के पास रमेश मनोहर की गाड़ी धो रहा था। तभी उनकी पत्नियां शारदा और अनामिका अपनी घर की जमीन की कागजात लेके मनोहर के पास आती है। अपने पति को जलाओ की लकड़ी काटते हुए गाड़ी धोते हुए देखकर दोनों औरतें रोने लगती है। फिर वो एक दूसरे को समझाती है। तब तक मनोहर घर से बाहर आ जाते हैं। अरे बुजुर्ग महिला, तुम दोनों सास बहू यहाँ एक साथ। बाबू, हमारे जमीन के लिए जो हमारे पति उधार लिए थे उसके बदले में उन्हें छोड़ दीजिए और घर का कागजात ले लीजिए। धीरे धीरे हम घर छुड़वा लेंगे। जब शारदा ऐसा कह रही थी तब बाप बेटा सर उठा के देखते हैं कि अरे यहाँ तो सास बहू मनोहर से बात कर रही है। मनोहर ये सब सुनकर उन्हें डांट फटकार लगाने लगते हैं, पर प्रसाद और रमेश अपने काम में ही लगे रहते हैं। सुनो शारदा, मैं इन कागजात पर भरोसा नहीं करता हूँ, इसीलिए साफ साफ कह देता हूँ, जब तक मेरे उधार चुकता नहीं होते तुम्हारे पति मेरे यहाँ नौकर ही रहेंगे। मैं इन लोगों को कहीं जाने नहीं देने वाला हूँ। पर अगर तुम सास बहू चाहो तो तुम लोग भी यहाँ काम करके जल्दी अपना कर्जा चुकता कर सकते हो। वो बात नहीं है बाबू, अगर घर के कागजात काफी नहीं है तो हम जमीन के कागजात भी दे देंगे। उस बंजर जमीन को कौन खरीदेगा जो फसल ही ना दे। तुम लोग बेवकूफ थे जो उस जमीन पे भरोसा करके मुझसे उधार ले लिए। इसीलिए पहले तुम्हारे पति किसान थे, अब मेरे यहाँ नौकर हैं। पर मैं तुम्हारे तरह बेवकूफ नहीं। अब तुम जा सकती हो। वो बात नहीं है बाबू, सारा दिन आप काम करवा लीजिए अपने घर में, पर रात में कम से कम उन्हें घर जाने दीजिए। सुनो बुजुर्ग महिला, बहुत बातें हो गई। अगर तुम चली जाओ तो तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा है। जाओ। मनोहर बाबू। शारदा आगे कहने ही जा रही थी, देखकर मनोहर और गुस्सा करते हैं और उसे डांटने लगते हैं। फिर सास बहू रोते रोते वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। घर जाके वो चुपचाप अपने बगीचे पे बैठ जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि मनोहर के हाथ से वो अपने अपने पतियों को किस तरह से बाहर निकाले। सासू माँ, मैं अपने माता पिता के पास जाऊंगी और कुछ पैसे मांगूंगी ताकि हम इस मामले को सलटा सके। नहीं बहू नहीं, अपनी इकलौती बेटी के लिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया है। आज वो खुद ही उधार में डूबे हुए हैं। अब हम पैसे मांगने उनके पास कैसे जा सकते हैं, तुम ही बताओ। फिर हम अपने पतियों को कैसे रिहा करा पाएंगे, बताइए आप। इतने सालों से धरती माँ पे ही विश्वास करके हम कर्जा लेके फसल उगाए हैं, पर आज इस धरती माँ ने हमें कर्जों के समुंदर में डुबो के खुश हो रही है। और देखो बहू, हम यहाँ कैसे आज तकलीफ में हैं। यही तो बात है माँ, कैसे हम इस समस्या से निकले और कैसे हम अपने अपने पतियों को इस जमींदार के चुंगल से निकाले। बस एक रास्ता बताइए। बड़े कहते हैं जहाँ रास्ता खत्म होता है वहाँ से एक नया रास्ता शुरू भी होता है। हमारे ऊपर इतना कर्ज हुआ है उस जमीन पे खेती करके, हमें पैसे भी कमाने होंगे उसी जमीन पे फिर से खेती करके। तब तक हमें मेहनत करते रहना होगा बहू। ठीक है सासू माँ। इस तरह से चर्चा करके सास बहू पानी पी के जमीन पर ही चटाई बिछा के दोनों सो जाती है। वहाँ मनोहर के घर में उनके पति पशुशाला में सो रहे थे और अपनी पत्नियों के बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। अगले दिन सास बहू अपनी इच्छा शक्ति नहीं छोड़ी और उसी खेत में गई जहाँ उन्हें कोई परिणाम नहीं मिला था। बहुरानी अनामिका अपने कंधे पे हल रख के उस जमीन पर चलाने लगी। पीछे से जाके सासू माँ हल पकड़ लेती है और इस तरह वो खेत जोतने लगे। इस तरह 2-3 दिनों में उन्होंने जमीन को जोत दी और बीज फैला लिए। उसके बाद एक दिन शारदा कहती है, हे धरती माता, आपने भले हमें परेशान किया हो, पर परेशान होकर हमने आपको बेचने की कभी कोशिश नहीं की। हमने कभी भाव भी नहीं लगाए, ऐसा तक कि गिरवी भी नहीं रखी। अभी हमारे पति उस जमींदार के घर में नौकरों की तरह जी रहे हैं और लाश बन के रह रहे हैं, फिर भी हमने कभी नहीं कोसा, ना ही तुम्हें कभी ऊंची नीची बात कही। तभी भी और आज भी हम बस आप पे ही भरोसा करते हैं। हमारे आपके अलावा इस दुनिया में कोई माँ भी नहीं। आप रुलाएंगी तो रोएंगे, आप ही हंसाएंगी तो हंसेंगे, और अगर आप श्राप देती है हमें मरने का तो हम मरने को भी तैयार है। तुम हमारी माँ हो, तुम हमें बहुत पहले से देख रही हो। अब तुम क्या करोगी माँ? तुम ही हमें बचाओगी, जीने के लिए कहोगी या तुम ही मरने को कहोगी? ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर है, सब तुम्हारी इच्छा। इस तरह से गुहार लगाने लगी। अचानक से धरती 2 भाग में बट गई। अंदर से धरती माँ प्रकट हुई।
उन्हें देखकर सास बहू बहुत खुश हुई और नतमस्तक करके उन्हें नमन की। माँ, हमारी परेशानी देखकर आप हम पर दया करने आई है ना। हम ये जानते हैं माँ, आप उन लोगों के साथ विश्वासघात नहीं कर सकती जो आप पे भरोसा करते हैं। आप अच्छे बुरे को पहचानती है। इस तरह से सास बहू बहुत खुश हुई। उन्हें देखकर धरती माँ कहने लगी, अब तक शनि राजा आपके क्षेत्र की रखवाली कर रहे थे। कुछ समय पहले ही वो यहाँ से चले गए। अब भाग्य आपका साथ देगा। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता ना करे, हिम्मत रखे। ऐसा कह के भूमाता अदृश्य हो गई। सास बहू ये सुनकर बहुत खुश हुई। बहू, इस बार हमारी फसल अच्छी होगी। हम खेती करेंगे और पैसे कमाएंगे। जमींदार का सारा कर्ज चुका देंगे और अपने पतियों को वहाँ से छुड़ा लाएंगे। ठीक है माँ जी, ये बात जाकर हम आपके बेटे और पिताजी को बता के आएंगे, ताकि वो भी अपने मन में थोड़ा हिम्मत रखे। साथ ही साथ हम उन्हें एक बार जाके देख आएंगे और वो भी हमें देख लेंगे। उन्हें देखने से हमें भी तो मन में सुकून मिलेगा ना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, पर नहीं, अगर हम गए तो वो हमें खरी खोटी बात सुनाएंगे। मारपीट भी कर सकते हैं, उसमें आश्चर्य होने की कोई बात नहीं। इसीलिए अभी नहीं, एक बार फसल उगा के पैसे मिल जाए तो पैसे जमींदार बाबू को चुकता करके हम अपने पतियों को वापस ले आएंगे। इस तरह से सासू माँ शारदा बहू को समझाती है। अनामिका को भी लगा कि सासू माँ जो कह रही है बिल्कुल सही बात कह रही है, और वहाँ पे जाने से खुद को वो रोक लेती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। उधर मनोहर के घर में प्रसाद और रमेश के लिए काम ज्यादा था और खाना कम था। जिंदगी नरक बन चुकी थी। तभी एक दिन सास बहू खेत आती है। देखती है पूरा जमीन नोटों से ढका हुआ है। ये देखकर बड़ा आश्चर्य होती है। फिर वो खुद को संभालती है। सास बहू नोटों को देखकर मन ही मन बहुत खुश होती है और धरती माँ को नमन करती है। सासू माँ, जितने पैसे लगेंगे उतने पैसे ले जाके मनोहर के सारे उधार हम चुकता करके हम अपने अपने पतियों को घर वापस ले आएंगे। हाँ जरूर बहू, धरती माँ ने हमें नोटों का फसल दिया है। पहले हम सारे नोट उठा के घर पे ले जाते हैं, फिर जितने पैसे जरूरत है उतने ले जाके मनोहर का उधार चुकता करके बाप बेटा दोनों को घर ले आएंगे। ऐसा कह के सास बहू जमीन से एक एक करके सारे नोट चुन लेती है और एक लकड़ी के बक्से में रखती है। फिर वहाँ से कुछ पैसे ले जाके मनोहर का उधार चुकता करती है और बाप बेटे को अपने साथ घर वापस ले आती है। फिर उन्हें पूरी कहानी बताती है और बचे पैसे से एक और जमीन खरीदती है और खुशी खुशी सभी एक साथ जीने लगते हैं। अनामिका ऑटो लेकर इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखने आती है और वो बहुत खुश हो जाती है। घर लौट के देखती है घर के सामने एक अमीरों वाली गाड़ी लगी हुई है और फिर मन ही मन सोचती है, इतनी महंगी गाड़ी से हमारे घर में कोई आया है, आखिर में कौन है वो? ये सोचकर अनामिका अंदर जाती है। देखती है शारदा, प्रसाद, रमेश चेयर पे बैठे हैं। साथ ही उनके एक रिश्तेदार दिवाकर भी है और पिता रमन वहाँ पे खड़े थे। अनामिका को देखकर वो बहुत खुश होते हैं। अभी तुम्हारी सगाई होगी बेटा। देखो, वो गोरा लड़का जो बैठा हुआ है वो तुम्हें देखने आया है। पिताजी, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा कहकर वो अपने पिताजी को बगान के तरफ ले जाती है। वहाँ ले जाके वो समझाती है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाहती है। इस पे रमन कहते हैं कि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, वो नहीं पढ़ा सकते। जो बची कुची जमीन है उसे बेचकर वो उसकी शादी कराना चाहते हैं। उसके पति के हाथों में अगर दे दिया तो उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। इस बात को लेकर वो दोनों लड़ने लगे। बाप बेटे की लड़ाई सुनकर जो लोग घर के अंदर थे वो बगान की तरफ आ जाते हैं। देखो अनामिका, शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया ना? हाँ अनामिका, बहू होने के बाद भी तुम अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। हम नाक नहीं कहेंगे। अच्छे से पढ़ो और अपनी इच्छा पूरी करो। माँ बेटी की ऐसी बातें सुनकर प्रसाद बड़े आश्चर्य होते हैं। शारदा देख लेती है, जाके उन्हें हिलाती है। फिर प्रसाद खुद को संभालते हैं। आप भी कहिए जी। हाँ हाँ, पढ़ सकती हो बेटा। प्रसाद की बातें सुन के अनामिका और रमन दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अनामिका शादी के लिए तैयार हो जाती है। फिर बड़े धूमधाम से अनामिका और रमेश की शादी होती है। फिर खुशी की आंसू लेकर रमन अपनी बेटी को नया परिवार शुरू करने के लिए भेज देते हैं। अनामिका उस घर में कदम रखती है इसी आशा के साथ कि वो पढ़ाई कर सकती है। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। वो अनामिका से घर का सारा काम काज, खाना पकाना सब करवाते थे। फिर जब भी वो पढ़ाई लिखाई शुरू करने की बात करती थी, माँ बेटा कुछ न कुछ बहाना बना के उसे डांट दिया करते थे। एक दिन डाइनिंग टेबल पे नाश्ता करने के दौरान
अनामिका अपनी पढ़ाई की बात उनसे पूछ ही लेती है। नमक मिर्च पाउडर बिना चटनी बनाई हो, पहले सीखो नमक मिर्च पाउडर कितना डालना है चटनी बनाने में, फिर डॉक्टर की पढ़ाई करने की बात सोचना। ऐसा कहकर शारदा चटनी उठा के अनामिका के मुंह पर फेंक देती है। अनामिका के मुंह पे चटनी पड़ते ही अनामिका का चेहरा जलने लगता है। उसकी परवाह नहीं की, पर उसे लगा कि उसे ठगा गया है, इसलिए वो रोने लगी। उसे रोते देख प्रसाद को बहुत बुरा लगता है। मिर्च वाली चटनी आंखों में गिरा तो जल रहा है ना? मसालेदार चटनी आंखों पे गिरने पे अगर वो मैं धो लूं तो उसका जलन चला जाएगा, पर जो धोखाधड़ी आप लोगों ने मेरे साथ किया है उससे मेरे दिल पे बहुत चोट लगी है। उसके लिए संतावना कौन देगा? मुझे पता है तुम्हारे दुख का एक ही दवा है, वो है पढ़ाई, लेकिन इस घर में वो तुम्हें बिल्कुल पढ़ने नहीं देंगे। इस तरह से बहुत उदास होकर प्रसाद ने कहा। उधर बेडरूम में रमेश ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था तो उसने अनामिका को बुलाया। अनामिका हॉल से फाइल लेकर अपने बेडरूम में जाती है। अजी, मेरी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? हाँ अनामिका, मैं कितनी बार कहूँ, यही पढ़ाई लिखाई सब छोड़ो, पहले अच्छे से ये गंदा कमीज धोना सीखो, लोग देखकर ऑफिस में हंसते हैं। इस तरह से झुंझला कर कहा और अनामिका के मुंह पर शर्ट फेंक के वो वहाँ से चला गया। इस तरह से वो जब भी अपने पति या सासू माँ से पढ़ाई की बात पूछती थी, उसे अपने पति और सासू माँ से डांट, यहाँ तक कि कई बार तो उसे मार भी पड़ती थी। अपनी बहू की पढ़ाई की रुचि देखकर एक दिन प्रसाद शारदा से जाकर इस बारे में पूछते हैं। देखिए, वैसे भी अपने बेटे के लिए हमें बहुत खूबसूरत लड़की तो नहीं मिली, इसीलिए हमने झूठ बोला। मुझे और बेटे को लगा था दुख क्यों देना, धीरे धीरे पढ़ाई के बारे में भूल जाएगी। यही सोचकर हम अनामिका को इस घर की बहू बना के ले आए। ये बात सुनते ही अनामिका रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन रात में ससुर जी प्रसाद की मदद से अनामिका घर से बाहर चली जाती है। फिर अगले दिन अनामिका कहीं नहीं मिलती। अगर ये बात वो जाकर किसी से कहते तो उनकी इज्जत पे आंच आ जाती कि वो अपनी पत्नी को नहीं समझ पाया, इन लोग अपनी बहू को नहीं समझ पाए, सभी लोग आके इन्हीं को डांटते। अब चूंकि सभी लोग उन्हीं को डांटते, इसीलिए अनामिका की ये बात वो किसी को कानों कान खबर नहीं होने दी। इस तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका घर से भाग के निकली थी और सीधा शहर चली गई थी। वहाँ एक पिज्जा शॉप में काम करती थी और साथ ही साथ अपनी MBBS की पढ़ाई करने लगी। बीच बीच में वो फोन करके प्रसाद से बात भी करती थी। प्रसाद कभी कभी उसके कॉलेज के फीस दे दिया करते थे ताकि अनामिका का सपना पूरा हो सके। देखते ही देखते कठिन परिश्रम के साथ अनामिका डॉक्टर बन जाती है। शहर के एक बड़े से अस्पताल में अनामिका काम करती है और अपनी सर्विस की वजह से वो फेमस डॉक्टर बन जाती है। अब शारदा धीरे धीरे बीमार होने लगी। बहू भी नहीं थी कि वो आके घर में दिया जलाए। फिर एक दिन बहुत दुखी होकर प्रसाद रमेश के पास आके कहते हैं, अरे अनामिका को आज पढ़ने देते तो घर पे दीपक जलाने वाला कोई होता, तुम्हारा वो ख्याल रखती। बेटे के साथ साथ पति भी बनना चाहिए, वो आज तुम्हें पिता का स्थान देती। फिर शारदा और रमेश ने कहा कि वो तहे दिल से अनामिका के पास जाकर माफी मांगेंगे। फिर प्रसाद उन्हें अस्पताल ले जाते हैं जहां अनामिका डॉक्टर बनके काम किया करती थी। अनामिका को वहां डॉक्टर के रूप में देखकर वो बहुत खुश होते हैं। रमेश और शारदा जाके उससे माफी मांगने लगते हैं। रमेश विनती करने लगता है, आप लोग माफ कर दीजिएगा, आप लोग की बातें मुझे बहुत तकलीफ देती थी, पर मनोहर ने मेरी तकलीफ समझी तो मैंने उनसे शादी कर ली। आप लोग 1 मिनट रुकिए। फिर वो अपना फोन उठा के मनोहर को फोन करती है और उसके कैबिन में आने के लिए कहती है। 2 मिनट के अंदर ही मनोहर वहाँ पे आ जाते हैं। उनसे मनोहर की वो परिचय कराती है। सासू माँ, आपने हमेशा सास जैसा सोचा, कभी माँ जैसा नहीं सोचा। उसने ये बात शारदा से कही, पर उसका कहने का उद्देश्य माँ बेटा दोनों के लिए था। आप लोगों को अपनी पत्नी की इच्छा, आशा, उपलब्धियों को जानना चाहिए। पहले जानिए, अपनी पत्नी को भी सम्मान करना चाहिए। जब उसने ऐसा कहा तो वो दोनों समझ गए कि जैसा उन्होंने व्यवहार किया है उसका दंड उन्हें भुगतना पड़ेगा। फिर वो प्रसाद के उद्देश्य में कहती है, पिताजी 1 मिनट रुकिए। ऐसा कहकर वो प्रसाद के पैर छूती है। आप केवल नाम के ससुर जी हैं। आपने पिता की तरह समझा, समर्थन किया, नेतृत्व किया। अब आप ही माता पिता के तहत हमारी शादी करवाए। ये सुनकर
प्रसाद की आंखें भर आई। उन्होंने अनामिका को दिल से आशीर्वाद दिया। फिर शुभ अवसर देखकर अनामिका और मनोहर की उन्होंने शादी करवा दी और फिर वो दोनों खुशी खुशी जीने लगे। दोनों